मेरा नाम नकुल चौहान है और मैं आप सभी लोगों को 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। लास्ट क्लास अगर आपने देखी होगी तो लास्ट क्लास में हमने 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस जितना भी है उसका कंप्लीट कंटेंट डिस्कस किया था। उस कंटेंट में हमने देखा था कि 12th क्लास में हमें दो बुक पढ़नी है, जिसमें एक बुक तो हमारी आने वाली है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक बुक हमें इसके अंदर पढ़नी है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में इनके नाम समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, दो अलग अलग बुक हैं जो हमें पढ़नी है, जो दोनों 40-40 मार्क्स में हमारी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में कवर होंगी। मैं जो पहले बुक तुम्हें स्टार्ट करवाने वाला हूं ये है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो सारे कंटेंट है वो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको जो कंटेंट पढ़ाऊंगा वो एक टीआरजेन जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट कंटेंट जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ये आता है इंट्रोडक्शन एंड सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन हमें कुछ देना होगा, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक पार्ट जो है वो हमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बेसिक के अंदर हमें कुछ चीजें पढ़नी होंगी, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब अगर मैं नॉर्मली बताऊं तो हमने 11th क्लास में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और इकोनॉमिक्स के हमने दो पार्ट पढ़े थे, जिसमें स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट था और दूसरा उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पार्ट था। 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था उसको हमने एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक सिंगल पर्सन के लेवल पर या एक सिंगल यूनिट के लेवल पर स्टडी किया था। बट अब जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हमारी पूरी इकोनॉमी के लेवल पर होगा। इंडिविजुअल लेवल एक बहुत ही स्मॉल लेवल है, इसी वजह से उसे माइक्रो का नाम दिया गया। बट जब हम पूरी कंट्री की बात करते हैं तो पूरी कंट्री का लेवल एक बहुत लार्ज लेवल होता है, बहुत ही बड़ा लेवल होता है, इसलिए उसे एक मैक्रो का नाम दिया जाता है। जो हमारी हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स है, उसकी दो अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं और दोनों ब्रांचेस में एक ब्रांच का नाम होता है माइक्रो और दूसरी ब्रांच का नाम होता है इसमें मैक्रो। जो माइक्रो की ब्रांच थी एक्चुअल में ये हमारी 11th क्लास में कवर हो चुकी है। अब मैं इस वीडियो में 11th का कोई भी कंटेंट तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमारी 12th क्लास में कवर होती है। 12th क्लास की इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच का आज मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो में हम एक्चुअल में क्या डिफरेंस देखते हैं जो माइक्रो से अलग है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं? अगर हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो कंफर्म है मैक्रो माइक्रो से किसी ना किसी तरीके से डिफरेंट होगी। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंसेस आते हैं? कुछ ऐसे कंटेंट्स होंगे जो हम इस पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करने वाले हैं। उन छोटे छोटे टर्म्स को भी हमें इस स्टार्टिंग के बेसिक टर्म्स के अंदर पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं? डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स की एक ऐसी ब्रांच है दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, जो स्टडी करवाती है किस चीज के बारे में? किसी भी बिहेवियर या परफॉर्मेंस। अब ये बिहेवियर या परफॉर्मेंस किसी सिंगल पर्सन का भी हो सकता है। इकोनॉमी बेसिस पर पूरी इकोनॉमी के जितने भी पर्सन है उनके बिहेवियर या परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं। किसी फर्म के बारे में हम यहाँ पर बिहेवियर परफॉर्मेंस की बात कर सकते हैं। बिहेवियर या परफॉर्मेंस किसी का भी हो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल का मतलब हम जो बिहेवियर और परफॉर्मेंस पढ़ने वाले हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं होगा। ये बिहेवियर और परफॉर्मेंस पूरी इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ा जाएगा। इसी वजह से इस इकोनॉमिक्स को मैक्रो का नाम दिया गया है। हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ते थे पहले वो सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर थी, बट अब हमारी करंट में इकोनॉमिक प्रॉब्लम पूरी इकोनॉमी के लेवल्स पर होंगी। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्टर्स। ये जो हमारी स्टडी करवाएगा वो एक एग्रीगेट फैक्टर के बारे में है। जब हमने माइक्रो में फैक्टर्स पढ़े थे तो हम कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते थे। कंज्यूमर एक हम इंडिविजुअल यूनिट है, बट अब हमें एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में स्टडी नहीं करनी, हम अपनी पूरी इकोनॉमी के कंजम्पशन के बारे में स्टडी करनी है। एक सिंगल पर्सन के बारे में जब मैंने स्टडी करी तो उसे मैंने कंज्यूमर का नाम दे दिया, बट जब मैंने पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करी तो मैं उसे एक सिंगल कंज्यूमर के बेसिस पर नहीं देख सकता, मैं इसे ऑल ओवर कंज्यूमर की डिमांड के बेसिस पर देखूंगा, ऑल ओवर कंट्री के कंजम्पशन के बेसिस पर देखूंगा। और यही हमारा ऑल ओवर कंट्री का जो कंटेंट होगा इसी को हमने एग्रीगेट का नाम दे दिया, मतलब हम टोटल बेसिस पर सारे कंटेंट को स्टडी करेंगे।
एग्रीगेट फैक्टर्स जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट हमेशा कंट्री बेसिस पर देखा जाता है। इन्फ्लेशन, मार्केट में या इकोनॉमी में जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ते हैं, मार्केट में उनका लेवल एक लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, तो बोलते हैं हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया है। नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं महंगाई। हमारी कंट्री में प्राइस बढ़ने की प्रॉब्लम को इन्फ्लेशन का नाम दिया जाता है। अब ये जो इन्फ्लेशन है ये भी पूरी कंट्री बेसिस पर देखा जाता है, इसलिए ये भी मैक्रो का पार्ट बन जाएगा। डिफ्लेशन, प्राइस अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो प्राइस इकोनॉमी में बहुत ज्यादा घट भी सकते हैं। प्राइस बढ़ते हैं तो कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम, और अगर प्राइस बहुत ज्यादा घट जाते हैं तो सेलर्स के लिए या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं इनके लिए प्रॉब्लम। ये दोनों ही पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर होते हैं, इसलिए इसे मैक्रो के अंदर हमें पढ़ना होता है। गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट जब भी बजट बनाती है तो वो बजट कभी भी एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता, वो पूरी इकोनॉमी के लिए होता है। इसका मतलब ये लेवल भी हमारा एक मैक्रो लेवल है। जीडीपी, जीडीपी के बारे में नॉर्मल एक लैंग्वेज होती है कि नॉर्मल एक डेफिनेशन होती है कि हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का मतलब पूरी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन। हमने यहां भी इकोनॉमी के फैक्ट को यूज करा। जब हम पूरी इकोनॉमी के बारे में प्रोडक्शन की बात करेंगे तब हम जीडीपी का कंटेंट लेकर आएंगे। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैक्रो के लेवल होते हैं। नॉर्मल बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं, अगर हम उनकी स्टडी पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर करते हैं, किसी इंडिविजुअल के बेसिस पर नहीं करते, तो कहा जाता है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो में बस यही वाले कंटेंट जो होते थे वो एक सिंगल लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर होते थे। अब जो हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी माइक्रो से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ये क्यों से डिफरेंट है? तो अगला क्वेश्चन हमारा यही से राइज होता है कि माइक्रो और मैक्रो में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या हैं। इस डिफरेंस को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि डिफरेंस लिखने के हमारे पास अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशंस होती हैं। जैसे अगर हम चाहें तो एक डिफरेंस हमने देखा है इस तरीके से मोस्टली बच्चे लिख देते हैं। जैसे हमें माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस लिखना है तो पहले माइक्रो की एक हेडिंग डाली, फिर मैक्रो की हेडिंग डाली, माइक्रो में सारा कंटेंट कंटिन्यूअसली माइक्रो के बारे में लिखा, फिर इसके बाद मैक्रो में सारा कंटेंट इसके मैक्रो के बारे में लिखा। जब हम दोनों पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो एक्चुअल में ये एक तरीके का डिफरेंस हो गया। बट अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये प्रेजेंटेशन सबसे बेकार प्रेजेंटेशन मानी जाती है। दो चीजों में डिफरेंस लिखने के लिए कभी भी इस वाली प्रेजेंटेशन को यूज मत करो अगर आपको नंबर लाने हैं। सेकंड प्रेजेंटेशन, अगर हम माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस लिख रहे हैं तो एक पेज के दो पार्टीशन बनाकर भी हम प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। बट जब पार्टीशन बनाते हैं तो पार्टीशन बनाने से हमें दोनों साइड, इन दोनों साइड में कंप्लीट माइक्रो के बारे में, मैक्रो के बारे में कंप्लीट सेंटेंस लिखने होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस लिखने का गलत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमारा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ये प्रेजेंटेशन इससे बेटर है, तुम इसको यूज कर सकते हो। बट अगर मैं इससे अलग तीसरी प्रेजेंटेशन की बात करूं तो तीसरी प्रेजेंटेशन में हमें 3 पार्टीशन बनाने होंगे। जब भी दो चीजों में डिफरेंस पूछा जाए तो उससे एक ज्यादा पार्टीशन बनाना है। 2 में डिफरेंस पूछा है 3 पार्टीशन बनाओ, 3 में डिफरेंस पूछा है तो 4 पार्टीशन बनाओ। पार्टीशन किस चीज के होंगे? जिसमें सबसे पहला बनाया जाएगा बेसिस। बेसिस का मतलब जब तुम इनके बारे में कंटेंट लिखोगे तो उसकी एक प्रॉपर हेडिंग दी जाएगी कि वो कंटेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने माइक्रो और मैक्रो की सबसे पहले यहां पर डेफिनेशंस लिखी, तो मैंने यहां पर लिख दिया मेरे। ये क्या बताएगा? ये टीचर को एक बार ही देखते हुए समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो बच्चा इस चीज के बारे में यहां पर लिख रहा है वो क्या है। हमेशा पता चल जाएगा यहाँ पर जो लिखा गया है वो इसकी माइक्रो की डेफिनेशन है, यहां पर इसकी मैक्रो की डेफिनेशन है। तो ये प्रेजेंटेशन एक्चुअल में सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगी जब भी तुम दो चीजों में डिफरेंसेस बताओ। माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंसेस आते हैं, इन डिफरेंस में सबसे पहला, अच्छा, दो चीजों में डिफरेंस लिखने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमेशा जो तुम्हें यूज करना है वो करना है किस चीज का? मीनिंग। कभी भी दो चीजों में डिफरेंस पूछा जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग लिखो। माइक्रो के बारे में अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स है जिसमें हम इकोनॉमी के फैक्ट्स को, जो इकोनॉमिक हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक सिंगल यूनिट के लेवल पर, किसी फर्म के लेवल पर, हमेशा इंडिविजुअल लेवल रहेगा, मतलब एक सिंगल लेवल रहेगा, उसके लेवल पर हम स्टडी करते हैं। द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स एक ऐसा पार्ट कंसर्न विद अ सिंगल फैक्टर, जो किसके साथ कंसर्न करेगा? एक सिंगल फैक्टर के साथ में, एंड द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजंस, और उसका जो इफेक्ट रहेगा वो सिर्फ इंडिविजुअल डिसीजंस पर रहेगा।
मतलब हम एक ऐसी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ने वाले हैं। वो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ये डेफिनेशन हमारी मैक्रो की है जो हमें सेम यहां पर कॉपी करनी होगी। एक ऐसी इकोनॉमिक्स जिसके अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पूरी इकोनॉमी के लेवल पर पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक्स कहलाती है मैक्रो। अब हमने यहां पर डेफिनेशन लिखी तो हमने डेफिनेशन में यहां पर मीनिंग लिख दिया, या फिर हम यहां पर डेफिनेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने यहां पर लिखा इंडिविजुअल लेवल। अब मुझे पता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एक स्टडी का जो लेवल है वो एक इंडिविजुअल होता है, जबकि मैक्रो के अंदर स्टडी का लेवल पूरी इकोनॉमी का होता है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया और ये पॉइंट था लेवल ऑफ स्टडी। लेवल ऑफ स्टडी का मतलब कि तुम किस स्टडी पर किस लेवल पर स्टडी करते हो। माइक्रो में हमने पढ़ा था जो हमारा लेवल ऑफ स्टडी रहेगा वो इंडिविजुअल रहेगा, जबकि मैक्रो के अंदर हमारा लेवल ऑफ स्टडी क्या होता है, लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, मतलब पूरी इकोनॉमी के लेवल पर हम स्टडी करते हैं। इस वाली प्रेजेंटेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, इस पॉइंट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं। दूसरा, हमें यहां पर कंप्लीट स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं होती, जिसमें हमारा थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इसमें कांस्टेंट। इसको थोड़ा ध्यान रखना। कांस्टेंट में मैंने यहां पर एक वर्ड यूज करा है जिसका नाम है मैक्रो वेरिएबल्स, और यहां पर लिखा है मैंने माइक्रो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। A to Z अगर हम किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो नोशनल चेंजेस हैं, उन चेंजेस वाले टर्म्स को हमेशा वेरिएबल का नाम दिया जाता है। एग्जांपल के लिए मार्केट में प्राइस, क्योंकि प्राइस बढ़ता भी है प्राइस घटता भी है, प्राइस चेंज हो रहा है तो प्राइस एक वेरिएबल है। मार्केट में कंज्यूमर जो डिमांड करता है, डिमांड कभी ज्यादा करेगा कभी कम करेगा, डिमांड एक वेरिएबल है। प्रोड्यूसर्स मार्केट में सप्लाई ज्यादा करते हैं सप्लाई कम करते हैं तो सप्लाई वेरिएबल है। मार्केट में ऐसे टर्म्स की हम बात कर रहे हैं जिनमें चेंजेस हो सकते हैं, वो वेरिएबल्स होंगे। अगर वो वेरिएबल सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहे हैं तो वो माइक्रो वेरिएबल्स होंगे, और अगर वो वेरिएबल्स पूरी इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं तो वो मैक्रो वेरिएबल्स होंगे। ये एक एजम्पशंस है, कांस्टेंट माना गया है किसी चीज को। जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक बैंक की स्टडी कर रहा हूं, एक सिंगल बैंक, बट अगर मैं बोलता हूं मैं इकोनॉमी के सारे बैंकों की स्टडी कर रहा हूं, अगर मैं एक सिंगल बैंक की स्टडी कर रहा हूं तो वो माइक्रो है। माइक्रो लेवल पर मुझे ये एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मेरी पूरी इकोनॉमी के जितने भी बैंक हैं उनमें होने वाले चेंजेस इस बैंक की तरह नहीं होते। मतलब मैंने क्या करा, माइक्रो पर स्टडी करते हुए मैक्रो के सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दिया, मैंने उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लाया, मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं करा। सेम इसी तरीके से जब हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी करते हैं, मैक्रो लेवल पर स्टडी करते हैं, तो हमें ये स्टार्टिंग में अज्यूम करना होता है कि जो भी कंपोनेंट हमारे माइक्रो टर्म्स पर यूज होते हैं उनको हम कांस्टेंट मानेंगे। हम पूरी इकोनॉमी के बैंक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम एक सिंगल बैंक के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर पूरी इकोनॉमी के जितने भी बैंक है सबको एक साथ मिलाकर एक चेंज देखा जाएगा। एक सिंगल बैंक क्या चेंज होता है, हमें इसे कांस्टेंट मानना है। इसका मतलब जब भी हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना गया, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा आता है नेम ऑफ थ्योरीज। जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, हमने जो 11th क्लास में पढ़ी थी उसमें हमने काफी सारे चैप्टर पढ़े। जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम प्राइस का यूज करते थे। फिर हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसमें भी हमारा प्राइस का यूज होता था। डिमांड और सप्लाई, उसमें भी प्राइस यूज हो रहा है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट तो ऑब्वियसली बात है चलते ही प्राइसेस से है। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस, वो भी वहां पर भी हम प्राइस का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज पढ़ रहे हैं उसमें हर जगह थ्योरी में मैक्सिमम क्या यूज होता है, प्राइस। इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को नाम दिया जाता है किस चीज का, प्राइस थ्योरी का। बट जब हम पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर बात करते हैं तो पूरी इकोनॉमी में कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। जैसे एक सिंगल में तो प्राइस है, बट अगर मैं पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर बात करूं तो वो इन्फ्लेशन बन जाता है या डिफ्लेशन। महंगाई आ रही है या मार्केट में प्राइसेस घट रहे हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के लेवल हमें डिटरमाइन करने होंगे। सेम इसी तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का बेस जो है वो एम्प्लॉयमेंट पर भी कहीं ना कहीं से डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी हमें उसके अंदर देखना पड़ेगा।
इनकम और एम्प्लॉयमेंट हम इस मैक्रो के अंदर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले हैं। इस वजह से मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरीज का नाम दिया जाता है। माइक्रो की थ्योरी प्राइस थ्योरी, जबकि मैक्रो की जो थ्योरी है इसको नाम दिया जाता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। लास्ट आता है हमारे इसमें स्कोप। जब हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो उसका स्कोप जो है वो कहां यूज, मतलब स्कोप एक तरीके से वो कितना फील्ड जो है कवर करता है, कितना एरिया ऐसा है जो माइक्रो में कवर होगा, कितना एरिया ऐसा है जो हमारा मैक्रो में कवर होगा। अगर मैं माइक्रो की बात करूं तो माइक्रो के अंदर कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कवर होते हैं, जैसे डिमांड है, सप्लाई है। जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड हमेशा इंडिविजुअल होती है जब भी हम डिमांड लिखते हैं। बट अगर मैं डिमांड को इंडिविजुअल ना लिखकर उसे एग्रीगेट डिमांड कह दूं तो वो इंडिविजुअल नहीं बची, वो हमारी पूरी इकोनॉमी की डिमांड बन जाती है। जब डिमांड लिखते हैं तो वो हमारा माइक्रो कंपोनेंट बन जाता है, बट जब एग्रीगेट डिमांड लिखते हैं तो वो हमारा मैक्रो कंपोनेंट बन जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम सप्लाई लिखते हैं तो हमारा माइक्रो कंपोनेंट है, बट जब हम उसे एग्रीगेट सप्लाई लिखते हैं तो वो हमारा मैक्रो कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें फैक्टर प्राइसिंग। जो हमारे इकोनॉमी के फैक्टर्स होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स के प्राइसेस भी हमें इकोनॉमिक्स में डिसाइड करने होते हैं। इन सभी फैक्टर्स के प्राइसेस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि हम यहां पर भी इंडिविजुअल लेवल यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा माइक्रो का पार्ट बन जाता है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो एक सिंगल सेलर के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये एक माइक्रो वेरिएबल है। कंजम्पशन, एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा माइक्रो वेरिएबल है। जिन टर्म्स को हम माइक्रो में यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में ये सारे हमारे माइक्रो के एग्जांपल्स ही थे। बट अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो के अंदर हम क्या यूज करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने लिखा नेशनल इनकम। हम इकोनॉमी में एक पर्सन की इनकम की बात नहीं कर रहे, हम पूरी अपनी कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं। कंट्री की इनकम, ऐसी इनकम जो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं वो अर्न करने वाले हैं। नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। इसका मतलब एक सिंगल पर्सन के बारे में हमने स्टडी नहीं करी, हम पूरी इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा एक माइक्रो कंपोनेंट बन जाता है, सॉरी मैक्रो कंपोनेंट बन जाता है। सेकंड, मनी और बैंकिंग। अगर मैं मनी और बैंकिंग की बात करूं तो ये दोनों ही कंपोनेंट ऐसे हैं जो पूरी इकोनॉमी के बेसिस पर देखे जाते हैं। मनी एक सिंगल पर्सन के पास नहीं होता, पूरी कंट्री के अंदर होता है, इसलिए ये एक मैक्रो वेरिएबल है। बैंकिंग, बैंक एक सिंगल नहीं है, बैंक हम पूरी इकोनॉमी के बारे में भी, जितने बैंक हैं उन सब के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा एक मैक्रो वेरिएबल है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट हमेशा इकोनॉमी बेसिस पर देखा जाता है, तो ये भी हमारा एक मैक्रो वेरिएबल बन जाता है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक्चुअल में सबसे पहला ब्रांचेस हमारी इकोनॉमिक्स की जो दो थी उसमें से हमें सिर्फ एक ही ब्रांच पढ़नी है, और वो ब्रांच का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12th में सिर्फ हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इन दोनों में से। इससे अलग जो हमारी सेकंड बुक है वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इससे अलग होगा। इस ब्रांच में मैक्रो का मीनिंग क्या है, ये हमारा कंप्लीट मीनिंग, और दूसरा इस मैक्रो को माइक्रो से किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है वो डिफरेंशिएट हमने यहां पर पढ़ा। इन दोनों के डिफरेंसेस के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो इस इकोनॉमिक्स के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आएगा। जो टर्म्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं वो छोटे छोटे टर्म्स हम सारे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे सब्सक्राइब कर भी करवाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।